सो बेसिस ऑफ इन्वेंट्री वैल्यूएशन, इसका एक थंब रूल लगा लो यार अपने पास, थंब रूल हमेशा जिंदगी भर याद रखना। थंब रूल, इन्वेंट्री इज वैल्यूड एट कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू whichever is lower। ठीक है दोस्त, तो अब समझ लेते हैं इसके अंदर कौन कौन सी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, वो मैं एक बार हाईलाइट कर लेता हूं। एक तो है कॉस्ट, एक वर्ड है नेट रियलाइजेबल वैल्यू और एक शब्द है लोअर। ये 3 शब्द हैं जो आपको पता होने चाहिए इन्वेंट्री वैल्यूएशन करते हुए। तो कॉस्ट का क्या मतलब होता है लिखते हैं अभी, नेट रियलाइजेबल वैल्यू का क्या मतलब होता है लिखते हैं अभी। पर एक चीज बताओ शुरू करने से पहले, विचएवर इज लोअर क्यों, वाई नॉट विचएवर इज हायर। ये चीज तुम्हें आज से ही, ये फर्स्ट क्लास से, फर्स्ट लेक्चर से ये चीज एक्सप्लेन होनी चाहिए कि इन्वेंट्री शुड बी वैल्यूड एट कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू विचएवर इज हायर क्यों नहीं। अगर मैं हायर वैल्यू करूंगा तो बिजनेस में मुझे तो फायदा होगा ना। अगर मैं अपनी आज की डेट में बैलेंस शीट प्रिपेयर करूंगा, बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हुए आज मैं क्या चाहता हूँ, मेरे पास मेरी बैलेंस शीट की पिक्चर बहुत अच्छी दिखे, मेरे स्टेक होल्डर्स, मेरी गवर्नमेंट बहुत खुश हो कि मैं बहुत अच्छा काम कर रहा हूँ। तो इन्वेंट्री जब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ तो इन्वेंट्री वाई आई एम टेकिंग इट एज लोअर, मेरे को तो यहाँ पे कोशिश करनी चाहिए कि हायर से हायर मेंशन करनी चाहिए इन्वेंट्री। वही तो करेक्ट रिफ्लेक्शन होगा ना मेरे बिजनेस का। मैं जितना हायर रिफ्लेक्शन करूंगा उतना ही तो अच्छा रिफ्लेक्शन होगा मेरे बिजनेस का। बैंक्स मेरे को जल्दी से जल्दी लोन देंगे। क्या बात कहते हो, ऐसा ही होगा ना? ऐसा नहीं होगा, बिल्कुल गलत बात है। ये जो कॉन्सेप्ट है ना हायर का, इसको आज ही अपने दिमाग में से ना काटा मार देना। कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू विचएवर इज लोअर, हम हमेशा 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 कंजर्वेटिव प्रिंसिपल फॉलो करते हैं। प्रिंसिपल ऑफ, यहां पर लिख लो, इन्वेंट्री नोट, inventory is recorded at lower of cost or net realizable value following the principle of conservative accounting, principle of conservative accounting। ये प्रिंसिपल क्या कहता है? ये प्रिंसिपल ये बोलता है कि आज की डेट में अगर मेरे को कोई मेरा एसेट दिखता भी है, जो प्रूडेंस कॉन्सेप्ट याद है, प्रूडेंस कॉन्सेप्ट क्या कहता था? प्रूडेंस कॉन्सेप्ट से ही निकला है कॉन्सेप्ट। प्रूडेंस कॉन्सेप्ट क्या कहता है? अगर आज कोई एक्सपेंस दिखता है तो उस एक्सपेंस को रिकॉर्ड कर लो, लेकिन अगर आज की डेट में कोई इनकम दिखती है तो उस इनकम को मत रिकॉर्ड करना, फॉलो करना कंजर्वेटिव प्रिंसिपल अपने पास, कंजर्वेटिव अकाउंटिंग प्रिंसिपल। और जब वो फ्यूचर में इनकम होगी तो उस इनकम को फ्यूचर में रिकॉर्ड करना। लेट सपोज अगर आज की इन्वेंट्री की मैंने वैल्यूएशन करी, कॉस्ट पे था, 1000 रुपए की कॉस्ट पे रिकॉर्ड किया, लेकिन कल को जाके, और उसकी नेट रियलाइजेबल वैल्यू 1200 थी, मुझे पता था, लेकिन मैंने 1200 पे नहीं रिकॉर्ड किया। क्यों? क्योंकि मैं कंजर्वेटिव प्रिंसिपल फॉलो करूंगा। कल को जाके जब ये 1200 रुपए की एक्चुअली में बिक जाएगी ना, तब मैं जाके ये 200 रुपए का जो गेन है इसके ऊपर तब रियलाइज करूंगा, आज नहीं रियलाइज करूंगा। सो नोट अपने पास लिख लो कि इन्वेंट्री इज वैल्यूड at lower because of following the principle of conservative accounting। ठीक है, एक पोर्शन हमने इस डेफिनेशन में से कवर कर लिया। ये दिस वाज लोअर वाला फर्स्ट पोर्शन। अब चलते हैं ये वाले पोर्शन पे, कॉस्ट वाले पोर्शन पे दोस्त। और थर्ड में हम डिस्कस करेंगे नेट रियलाइजेबल वैल्यू क्या चीज होती है। ठीक है, आई होप ये सबने लिख लिया अपने पास। ठीक है, सेकेंड कॉन्सेप्ट क्या था? कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री। कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री समझ लेते हैं। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री? सो कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री के अंदर क्या क्या चीजें आती है? एक तो कॉस्ट ऑफ परचेज आएगी दोस्त, बिल्कुल सही बात है सर। कॉस्ट ऑफ परचेज के बाद क्या क्या चीजें कवर होंगी? कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन। ये किस चीज का कन्वर्जन हो रहा है?
रॉ मटेरियल का फिनिश गुड्स के अंदर, उस पर भी तो खर्चा कर रहे हो ना। अपने आप तो नहीं कवर, अपने आप तो मटेरियल बना बनाया आ नहीं रहा और जो तुम बेच रहे हो, यहाँ पे हम मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न हो, थोड़ा सा रॉ मटेरियल आएगा, उस पर काम करोगे और फिर ही तो उसके बाद फिनिश गुड्स में कन्वर्ट होगा, तभी तो बेचोगे। और लास्ट आती है कुछ अदर कॉस्ट्स। ये अदर कॉस्ट का मैंने एक लास्ट क्लास में भी एग्जांपल दिया था, अभी बोलूंगा तो याद आ जाएगा। तो यहाँ पे लिख लेते हैं एक बार। कॉस्ट ऑफ परचेज क्या है? इट इज द अमाउंट पेड टू सेलर reduced by discount if any। याद है लास्ट टाइम ट्रेड डिस्काउंट हमने क्वेश्चन में माइनस किया था, एक इलस्ट्रेशन हम कर रहे थे पिछली बार जिसमें ट्रेड डिस्काउंट आया था और ट्रेड डिस्काउंट हमने लास्ट क्लास में वो माइनस किया था। एंड इंक्लूड कॉस्ट ऑफ परचेज में क्या आएगा? एनी टैक्सेस पेड, but if the credit for same is not available to business। अब ये जो है एक हायर कॉन्सेप्ट है, ये टैक्स का क्रेडिट क्या चीज़ है, ये आपके पास आईपीसीसी लेवल पर जाकर आपको ये चीज़ें समझ में आएंगी। सीपीटी लेवल बहुत छोटा है, फर्स्ट ईयर फाउंडेशन लेवल है इन चीज़ों को समझने के लिए। बट हाउएवर अगर एक स्मॉल एग्जांपल के थ्रू बोलूँ तो जब आज की डेट में शायद आपने देखा होगा, जब आप कुछ परचेज करके आते हैं और जिनके मदर फादर अगर कोई बिजनेस में होंगे या प्रैक्टिस में होंगे, जिनके फादर या मदर, उन्हें ये चीज़ें बेटर पता होंगी। अगर हम कुछ परचेजेस करते हैं, उसकी लेट सपोज 100 रुपीज़ बेस वैल्यू है और उसके ऊपर जीएसटी लगा 18% के हिसाब से 18 रुपये, तो आपके पास बिल कितने का आएगा? 118 रुपये का। लेकिन अगर आप आगे इसी को ही सेल भी करते हैं तो गवर्नमेंट क्या बोलती है, ये जो 18 आपने अपनी परचेजेस पे लिया है ना, इसका क्रेडिट ले लो। इसका क्रेडिट लेके जब आप इसको 200 रुपये का सेल करोगे और उस पर आपकी 36 रुपये की लायबिलिटी बनेगी, और तो जो ये 36 रुपये आपने गवर्नमेंट को पे करना है ना, तो इस 36, क्योंकि ये 18 आप ऑलरेडी अपनी परचेजेस पे कर चुके हो, तो गवर्नमेंट को सिर्फ 36 माइनस 18 पे कर देना, ये ही लायबिलिटी तुम्हारी बनेगी। लेकिन हाउएवर कुछ ऐसे टैक्सेस होते हैं जहां पर आपको ये क्रेडिट नहीं मिलता, तो वो यही बात हो रही है, इफ़ द क्रेडिट इज़ नॉट अवेलेबल। अगर आपके पास क्रेडिट नहीं है इसका अवेलेबल, तो आपकी कॉस्ट ऑफ परचेज 118 होगी, रादर देन अगर आपके पास क्रेडिट अवेलेबल है। यहाँ पे लिख लेते हैं, ये एग्जाम्पल नोट कर लो। एग्जाम्पल में कॉस्ट ऑफ परचेज A, if credit available, that is equals to 100 होगी उस केस में। if credit is not available, तो 118 होगी मेरी कॉस्ट ऑफ परचेज। ये अपने पास नोट कर लो, ठीक है। अब आते हैं कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन। एक कॉस्ट ऑफ परचेज तो हमने लिख लिया, कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन यहीं पे साइड पे लिख दूं, जो नीचे लिखे तो यहीं लिख लेते हैं। सो दिस वाज ए पॉइंट, ए बी। कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन किसको कहते हैं दोस्त? कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन क्या होता है, मेरे को एक बात बताओ। ये अभी कॉन्सेप्ट आपके लिए नया होगा, लेकिन ये तो आपको याद होगा कि जब हम 12th स्टैंडर्ड में पढ़ा करते थे तो कुछ मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस करके एक टर्म आया करती थी, कुछ टर्म्स आया करती थी डायरेक्ट लेबर करके, कुछ आया करती थी डायरेक्ट एक्सपेंसेस करके। ये वर्ड्स याद आ रहे हैं कुछ?
जो ये सारा का सारा कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन, आप ये बोल सकते हो कि जो ट्रेडिंग अकाउंट याद है आपको 12th स्टैंडर्ड में, जो ट्रेडिंग अकाउंट आप लोग बनाया करते थे, उस ट्रेडिंग अकाउंट में गुड्स इनवर्ड कॉस्ट, ये सारा ट्रेडिंग अकाउंट था। यहाँ पर जितने भी एक्सपेंसेस आया करते थे, ये ओपनिंग स्टॉक आ जाता था, यहाँ पर सेल्स आती थी, ये कुछ परचेजेस होती थी, यहाँ पे परचेज भी एक एक्सपेंस ही है आपके लिए, क्लोजिंग स्टॉक होता था, और यहाँ पर तरह तरीके की कॉस्ट आती थी। ये परचेज इनवर्ड्स होते थे, यहाँ पर आपके पास मटेरियल इनवर्ड की कॉस्ट होती थी, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस होते थे, डायरेक्ट लेबर होती थी। तो ये जो सारे खर्चे होते हैं ना, दीज आर कॉल्ड एज कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन। गुड्स को रॉ मटेरियल से फिक्स्ड फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने के लिए जो कॉस्ट आप इनकर करते हैं, दैट इज द कॉस्ट विच इज रिगार्डेड एज कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन। तो इसको एक लाइन में अगर नोट करना चाहो तो नोट कर लो, कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन is the cost incurred for conversion of raw materials to finished goods। ये आपकी कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन होती है आज की डेट में। एग्जाम्पल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये सारी की सारी आपकी कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन रहती है। और इसके अलावा एक और हमने अदर कॉस्ट एक करके लिखा था ना, यहाँ पे जो सी पॉइंट था, ये सी था, ये बी था, कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन। अदर कॉस्ट में क्या आता है मेरे पास, ये तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस कवर हो गए मेरे पास। अदर कॉस्ट में मेरे पास क्या कवर होता है, इट इंक्लूड्स अदर एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, that is incurred to bring inventory to its present location। ये हमने लास्ट क्लास में बात करी थी ना, पैकेजिंग कॉस्ट, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट, to bring to its present लोकेशन। ये लास्ट क्लास में हम बात कर चुके हैं इसके ऊपर, ठीक है दोस्त। सो और इन्वेंट्री, ये जो अदर कॉस्ट होती हैं, ये सब एडमिनिस्ट्रेटिव, ट्रांसपोर्टेशन, पैकेजिंग कॉस्ट, इसका एग्जांपल लिख सकते हो अपने पास। गुड्स इनवर्ड की जो कॉस्ट होती है, याद होगा आपको, गुड्स इनवर्ड कॉस्ट, पैकेजिंग कॉस्ट। कोई जो कॉस्ट आपकी ऐसी जो होती हैं जो डायरेक्टली इन्वेंट्री को उस लोकेशन पे लाने के लिए जहां पर either it is used for consumption, present location where it is used for consumption or sale। ये हमने लास्ट क्लास में भी नोट लिखा था। So these are my other costs। तो कॉस्ट मैंने यहाँ पे खत्म कर लिया अपने पास। कॉस्ट क्या क्या इंक्लूड करता है, कॉस्ट ऑफ परचेज, कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन एंड सम अदर कॉस्ट। ये तीनों कॉस्ट हमने एक्सप्लेन कर लिया और अपने पास लिख भी लिया कि इनका क्या क्या मतलब होता है, ठीक है। अब उसके बाद अब हमारे पास क्या आ गया, नेट। अब ऊपर चलते हैं दोबारा। लास्ट इज नेट रियलाइजेबल वैल्यू। एक बार नेट रियलाइजेबल वैल्यू का मतलब लिख लेते हैं अपने पास। नेट रियलाइजेबल वैल्यू अगर एक एज अ टर्म सुनते हो तो सबसे पहले दिमाग में क्या आता है, ये अब थर्ड लास्ट इसका कॉन्सेप्ट है जो वैल्यूएशन, बेसिस ऑफ वैल्यूएशन की हम बात कर रहे थे।
नेट रियलाइजेबल वैल्यू, ये वो वैल्यू होती है, नेट का क्या मतलब है, नेट में मतलब मेरे को नेट में कितनी वैल्यू मिलेगी जब मैं उस प्रोडक्ट को मार्केट में रियलाइज करने जाऊंगा। समझ में आ रहा है? मतलब आज मेरे पास कॉस्ट कुछ भी हो सकती है प्रोडक्ट की, लेकिन जब मैं कल उसको सेल करने जाऊंगा, तो उसकी नेट रियलाइजेबल वैल्यू कितनी मेरे को मिलेगी, ये इस चीज़ का वैल्यूएशन करना इज नोन एज नेट रियलाइजेबल वैल्यू। तो इसको एक बार अगर वर्ड्स में लिख लें तो इसका क्या मतलब है? सो इट इज द एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। ये वर्ड बड़ा जरूरी है, अभी समझाता हूं क्यों। इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस लेस estimated cost of completion less estimated selling expense। सो इसको अगर फॉर्मूले की फॉर्म में भी लिख लो, नेट रियलाइजेबल वैल्यू is equals to selling price minus estimated, ये selling price भी estimated है यार, यहाँ पे लिखना है तो estimated लिख लो इसको भी, estimated selling price minus estimated cost of completion minus एस्टिमेटेड, ये एक्सपेंस है, सेलिंग एक्सपेंसेस। एग्जाम्पल लेते हैं। कॉस्ट ऑफ मटेरियल इन क्लोजिंग स्टॉक is equals to 1000। नेट इसकी estimated selling price is let's suppose 1200, however some kind of packaging would be required to sell it, so packaging cost कुछ इस पे लगेगी, अगर मेरे को इसको स्पेशल पैकेजिंग करनी पड़ेगी, कुछ स्पेशल पैकेजिंग कॉस्ट है इसके ऊपर जो मेरे को देनी पड़ेगी, विच इज ऑफ 200 रुपीज, और कुछ सेलिंग एक्सपेंसेस इनकर करने पड़ेंगे दोस्त, विच वुड बी ऑफ 100 रुपीज। तो मेरे को एक चीज बताओ, कैलकुलेट सबसे पहले नेट रियलाइजेबल वैल्यू एंड कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री बोथ। सो सबसे पहले अगर हम कैलकुलेट करें, फर्स्ट क्या मांगा है उसने, नेट रियलाइजेबल वैल्यू। यहां पे लिखो सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन माइनस कुछ एस्टिमेटेड सेलिंग एक्सपेंसेस। ये मैं बहुत डिटेल में कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बुक में भी इतना डिटेल में एक्सप्लेन नहीं है विद एग्जांपल। सो ये 1200 है माइनस कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन। आपको कितना मिला कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन, क्या बोलता है, कुछ स्पेशल पैकेजिंग करनी पड़ेगी 200 रुपये के हिसाब से, ठीक है। और एस्टिमेटेड सेलिंग एक्सपेंसेस कितने बोलता है, 100 रुपये का कुछ एक्सपेंस इनकर करना पड़ेगा बेचना है तो कितनी कॉस्ट आ गई, 1200 माइनस दिस 900। सो नेट रियलाइजेबल वैल्यू मेरी कितनी हो गई, 900। अब ये दूसरा क्या कहता है, दूसरा पॉइंट क्या है, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री। कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री हमने क्या पढ़ा था कि, सॉरी कॉस्ट यहां पर नहीं, यहां पे लिखो वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री। वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री, कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री तो हमें दी हुई है, वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री क्या होता है, ऊपर सबसे ऊपर ये डेफिनेशन पढ़ के आए थे ना, पर दोबारा रेफर करते हैं।
वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री इज कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू विच एवर इज लोअर। ठीक है दोस्त, आ जाओ नीचे। तो वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री क्या हुआ, लोअर ऑफ कॉस्ट विच इज इक्वल्स टू 1000, नेट रियलाइजेबल वैल्यू विच इज इक्वल्स टू 900। सो वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री इज इक्वल्स टू 900। तो आज की डेट में जो भी मेरी बुक्स में जो वैल्यू आएगी दैट विल बी ₹900। तो एग्जांपल आई होप आपने अपने पास भी नोट कर लिया होगा कि दोनों में से जो लोअर है मैं कमा कितना सकता हूँ यार। मतलब नेट रियलाइजेबल वैल्यू का मतलब क्या है, अगर मैं मार्केट में वो गुड्स बेचने जाऊँगा तो वो गुड्स कितने के बिकेंगे मेरे। सो दैट इज नेट रियलाइजेबल वैल्यू।